बात करेंगे पौड़ी की। बारिश की वजह से जिले की 45 सड़कें बाधित बताई जा रही हैं। कहीं सड़कों पर मलबा है तो कहीं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और यही वजह है कि मुसाफिर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। और उधर बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों की 41 सड़कें बंद हैं, जिसमें 2 स्टेट हाईवे बाधित हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से बंद पड़ी सड़कों को खोलने की कोशिश जारी है। बरसात हुई है पिछले 3-4 दिनों में, उसमें आज की डेट में हमारे 7 खंडों के पीडब्ल्यूडी के 16 मार्ग बंद हैं। इनमें सर्वाधिक 9 मार्ग प्रांतीय खंड लैंसडाउन के अंतर्गत भारी वर्षा से बंद हैं और कई स्थानों पर दीवारें क्षतिग्रस्त हुई और मार्ग में भूधंसा हुआ है, जिसको सुचारू करने के लिए उनके द्वारा लगभग 10 जेसीबी लगाई गई हैं। श्रमिकों का भी, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सहायता ली जा रही है दीवार निर्माण के लिए। और लगभग 4 सड़कें हमारी ऐसी हैं जो 30 तारीख तक खुल पाएंगी। देहरादून के माल देवता इलाके में आई आपदा में स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे ही एक स्कूल पर हमारे सहयोगी पंकज राणा गए और वहां क्या हालात देखे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आपदा का असर यहाँ के नौनियालों पर ही पड़ा है। जो स्कूल हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। इस वक्त मैं सरखेत के एक प्राथमिक स्कूल में मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा स्कूल है वो मलबे में तब्दील हो गया है। पूरे स्कूल के सभी कमरों में मलबा घुस गया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय है ये सरखेत, और यहाँ पर पूरी तरह से जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी, इसलिए बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने की बात चल रही है ताकि उन बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। हालांकि अभी कब तक ये चीज़ें होंगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्कूलों के हालात आप देख लीजिए किस तरह के बने हुए हैं। पूरे स्कूल में जो है छत तक मलबा घुस गया है और अंदर के हालात भी आप देखेंगे तो अंदर भी इसी तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं अंदर। देखिए, रुड़की के आसपास के इलाकों में गायों में लंपी वायरस के संक्रमण के फैलने की खबर है। वायरस की चपेट में आकर अभी तक 112 पशुओं की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस का संक्रमण रोकने के लिए पशुओं में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। रुड़की पशु चिकित्सालय में 1500 वैक्सीनेशन डोज पहुंच चुकी है और 800 पशुओं को डोजेज ये लग भी चुकी है। विभाग की तैयारियां सबसे इम्पोर्टेंट तो वैक्सीनेशन का है और लोगों को सेंसिटाइज करना इस बीमारी के बारे में। इसका थोड़ा सा ये रहता है कि वायरल इन्फेक्शन है तो आपको जो है उस पशु को, यदि कोई संक्रमित पशु है तो उसको अन्य पशुओं से अलग कर देना चाहिए। चंपावत से खबर है, जहां सीएम धामी की घोषणा के बाद भैरवा चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू हो गया है। देखिए, 3 करोड़ 20 लाख की लागत से इस पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। पार्किंग के लिए 1 करोड़ 28 लाख रुपए शासन की ओर से रिलीज किए जा चुके हैं। पार्किंग नहीं होने से शहर में जाम के हालात बने रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। रुड़की के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहली बार शहर की आबोहवा का नापने के लिए वायु यंत्र लगा दिया है। बोर्ड ने एयर क्वालिटी जांचने के लिए नगर निगम की छत पर यह यंत्र लगाया है, जिससे वायु की गुणवत्ता को नापा जा सकेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हफ्ते में 2 बार वायु की गुणवत्ता को नापेगा, जिसके बाद पता चलेगा रुड़की शहर की हवा कितनी साफ है। निश्चित तौर पर शहर वाले को ये पता लग पाएगा कि हमारे शहर की वायु गुणवत्ता क्या है। वायु गुणवत्ता खराब है तो कितनी खराब है, यदि इसमें सुधार क्या हो सकता है तो क्या हमारा पब्लिक का क्यों योगदान हो सकता है। तो मतलब पब्लिक एक मायने से पब्लिक उस मामले में यदि वायु गुणवत्ता का पब्लिक को पता लगेगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयर होगी कि साहब यदि वायु गुणवत्ता खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा भी कोई। देहरादून में जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी किया गया है, आज से 29 अगस्त तक के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 28-29 अगस्त को कई जिलों में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। तो पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट है। टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल ने ग्राम पंचायत कुलमांडा और सीतापुर में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, नुकसान का जायजा लिया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी जिले में आई आपदा को लेकर सीएम धामी को खत लिखा है। इस पत्र में त्रिवेंद्र रावत ने लिखा है कि सरखेत गांव के आसपास भविष्य में भी बाढ़ और नुकसान की आशंका है, इसीलिए प्रभावित इलाकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध रूप से बने होटल्स, रिजॉर्ट्स की भी जांच की मांग की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मांग की है कि आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनके नुकसान का आकलन हो, मुआवजा तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराया जाए। बात करेंगे देहरादून से आई खबर की, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखा गया है।
देखिए, नेत्रदान पखवाड़े की बुकलेट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोटो का यह मामला है। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य ने जारी किया है कारण बताओ नोटिस। निदेशक एनएचएम, टीम लीडर एनएचएम और नेत्र विशेषज्ञों को यह नोटिस जारी किया गया है। एबीपी गंगा पर यह खबर हमने प्रमुखता से दिखाई कि जिस तरीके से बुकलेट नई है लेकिन तस्वीर तक अपडेट नहीं है, ऐसे में यह बड़ा सवाल था। इस पर अब एक्शन लिया गया है। पूरा मामला प्रकाश में आने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा संबंधित अधिकारियों को कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का, उनसे जानकारी लेते हैं। रवि, ये किस तरीके का एरर है? इसे लेकर के कारण बताओ नोटिस तो जारी किया गया, लेकिन क्या वजह हो सकती है जो इस बुकलेट को पुरानी तस्वीर के साथ छापा गया? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब ये पखवाड़ा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था तो इसमें ये था कि स्टेशनरी जो है, चाहे प्रदेश का लिंगानुपात का आंकड़े हों, ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पर पहुँचे हुए लोग हैं उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसमें स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही रही, जिसमें कि पुराने जो बुकलेट छपे हुए थे जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उस वक्त की जो बुकलेट थी वो दी गई है, जिसमें सिर्फ उनके फोटो छपने का ही मसला नहीं है, बल्कि जो वहाँ पर पहुँचे हुए लोग थे उनसे जो लिंगानुपात का जो आंकड़ा मिला है वो कई वर्षों पुराना आंकड़ा मिला है। तो इसको देखते हुए जब ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं तो जो प्रभारी सचिव स्वास्थ्य हैं उनके द्वारा इसमें नोटिस जारी किया गया है। 3 लोगों को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें एनएचएम के डायरेक्टर हैं, एनएचएम के टीम लीडर हैं और एनएचएम के जो नेत्र विशेषज्ञ हैं उनको। तो 3 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। ये कारण बताना होगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, क्योंकि ये सिर्फ फोटो लगने का एक मसला नहीं है। इसमें बात ये भी है कि जो लिंगानुपात के आंकड़े हैं जिससे लोगों को जानकारी होगी या फिर तमाम जो मीडिया है जो जानकारी लेगा, वो तमाम पुराने आंकड़े जो है प्रस्तुत किए गए हैं। तो एक बड़ी चूक। बिल्कुल रवि, से ये पता चलता है कितने अवेयर हैं, कितने जागरूक हैं। बात करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। माहरा ने कहा है कि राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों की अनदेखी की है। वहीं महिला आरक्षण को लेकर भी माहरा ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट में पैरवी करने में नाकाम रही है। इसी मसले पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। आज 9 से 10 महीना लगभग हो गया है इन महिलाओं का भुगतान नहीं हुआ, और इन महिलाओं में से 2 महिला गीता मौर्य और श्यामा देवी, जिन्होंने नीलू रौतेला पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया इन सारी दिक्कतों को देखते हुए। तो नीलू रौतेली पुरस्कार लेने से इनकार करने में भी मंत्री जी नाराज हो गई और उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं करी। इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के ऊपर आज के दिन 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा चढ़ा हुआ है। जो सप्लायर्स हैं वो अब इनके घरों में जाके इनसे जिद करने लगे कि आप पेमेंट करिए। खबर उत्तरकाशी से है। 3 दिन के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे खुल गया है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से ये हाईवे बंद था और मार्ग खुलने पर राहगीरों ने राहत की सांस ली है। देखिए, 3 दिन से मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा था, लेकिन चुनौतियां थी क्योंकि मलबा गिरते ही जा रहा था। ऐसे में अब जाकर के राहगीरों ने राहत की सांस ली है। पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से ये रास्ता बंद था। उत्तरकाशी में 3 दिन बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे बहाल हुआ है, आवाजाही सुचारू। अब जाकर के राहगीरों ने राहत की सांस ली है। आपको बताएं, पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद इस रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मलबे के लगातार गिरने की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा था और इसमें 3 दिन का वक्त लग गया। फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि उत्तरकाशी में 3 दिन के बाद यह गंगोत्री नेशनल हाईवे फिर से बहाल हो गया है। देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा में नियुक्ति का मामला, जहां कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह को भी धांधली की आशंका है। प्रीतम सिंह ने विधानसभा में नियुक्तियों की जांच की मांग की बात कही है। सभी विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में जांच हो, यह कहना है प्रीतम सिंह का। कांग्रेस से यशपाल आर्य, गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा के हरबंश कपूर, प्रकाश पंत और प्रेमचंद्र अग्रवाल भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में प्रीतम सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सभी विधानसभा अध्यक्षों की जांच हो जानी चाहिए। देहरादून से बड़ी खबर, विधानसभा में नियुक्ति का मामला। प्रदेश के अंदर नौजवान साथियों को रोजगार देने की बात हम करते हैं और वहाँ पर जो है नौकरियों में भ्रष्टाचार हो तो बहुत गंभीर विषय है। और अभी आपने देखा होगा कि यूके एसएससी में जो है जिस तरीके से अनियमितताएं हुई वो आपके सामने है।
और उसमें एक ही जगह सुई अटकी हुई है हाकिम सिंह पर। उसमें मैं समझता हूँ कि जांच सीबीआई करे ताकि वास्तविकता सामने आ सके। आपने विधानसभा का जिक्र किया, निश्चित रूप से अगर विधानसभा में भी नियुक्तियों में अनियमितता हुई है तो जब से प्रदेश की विधानसभा का गठन हुआ तब से जो है जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अगर क्या नाम नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है तो होनी चाहिए, चाहे वो कार्यकाल कांग्रेस का हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो। और जिन लोगों ने ये जो है भ्रष्टाचार किया है उनको संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको भी उनके चेहरे भी उजागर होने। देखिए, प्रीतम सिंह ने पहले कल करण माहरा भी यही धांधली की आशंका जताते नजर आए थे। उनसे पहले जहां विधानसभा में नियुक्तियों में धांधली का आरोप लगा था, करण माहरा ने राज्यपाल से इस बात की शिकायत की थी। विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती को लेकर के सवाल उठे थे। करीब 70 लोगों को ये नियुक्ति दी गई थी, बगैर विज्ञापन के ही ये नियुक्तियां दी गई थी, ना ही चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी। सवालों के घेरे में तत्कालीन स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी बताए जा रहे हैं। इस समय शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये 70 भर्तियां हुई कैसी जिनका विज्ञापन नहीं दिया गया, और ये नियुक्ति हुई तो इसका आधार क्या था। करण माहरा ने राज्यपाल से इस बाबत शिकायत की थी। देखिए, ये पूरा मामला गर्माते नजर आ रहा है। प्रीतम सिंह से पहले करण माहरा ने कल ही ये शिकायत की थी। विधानसभा में 70 नियुक्तियों का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां करीब 70 लोगों को नियुक्तियां तो दी गई, लेकिन बगैर विज्ञापन पे ये नियुक्तियां कैसे हुई, चयन प्रक्रिया क्या रही, ये तमाम चीजें अभी भी सवालों के घेरे में है। 70 नियुक्तियां हुई थी प्रेमचंद अग्रवाल जब स्पीकर थे, और अब ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। इस समय शहरी विकास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, लेकिन जब वो विधानसभा स्पीकर थे उस दरमियान 70 लोगों की भर्ती आखिर कैसे हुई, ये सवालों के घेरे में है। ये राज्यपाल महोदय से, और हम आगे भी इस पर बातचीत रखेंगे, क्योंकि मंत्रियों के कौशिक साहब का जो पीआरओ है वो विधानसभा में लग गया, रेखा आर्या जी का पीआरओ विधानसभा में लग गया, खुद मुख्यमंत्री जी के दो ओएसडी की पत्नियां विधानसभा में लग गई। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला है, और जांच वहां भी होनी चाहिए कि कैसे प्रभावशाली लोगों की पत्नियां, कैसे प्रभावशाली लोगों के पीआरओ जो हैं विधानसभा में नौकरी में आए। इन सारी चीज़ों के प्रकरण की जाँच आवश्यक है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ अजित राठी का। अजित, ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, इसमें जांच के दायरे में कौन कौन आ सकता है, और अभी ग्राउंड पर किस तरीके की जानकारी और हकीकत सामने आ रही है? स्नेहलता, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूं। आज तक यहाँ जितनी भी भर्ती जिन जिन विधानसभा अध्यक्षों ने भी की है उनके बारे में यही पहले से कहा जाता है। आरटीआई में भी तमाम लोगों ने सूचनाएं मांगी। मैं अभी नई बात नहीं कर रहा हूं, जब से राज्य बना है तब की बात कर रहा हूं। जैसा प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि किसी भी विधानसभा अध्यक्ष की सबकी जाँच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। तो किसी ने भी यहाँ ना तो विज्ञापन प्रकाशित किया, ना कोई चयन प्रक्रिया अपनाई गई, ना कुछ नहीं। जो एक प्रोसेस होता है नौकरी पाने का, कोई कितना योग्य है, जिस पद पर आप ले रहे हैं वो योग्य है भी कि नहीं, उसको उसकी योग्यता आंकने का एक पैमाना होता, कुछ नहीं किया गया। अभी चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने इसी तरह की भर्ती की जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। और इस पूरे मामले में स्नेहलता, चूंकि प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उनके साथ साथ वहाँ के विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और अभी जिस तरह से यूके SSSC में घोटालों की बयार आई हुई है, जांच के बाद जांच हो रही है, उस हिसाब से ये सरकार के ऊपर अब पूरा दबाव पड़ने लगा है कि अगर यूके SSSC में हम इतनी सारी जांचें करवा रहे हैं और 2015 तक की जांचें हम करवा रहे हैं, तो 6 महीने पहले विधानसभा में हुई भर्ती की जांच क्यों नहीं करवाई जानी चाहिए। अब कांग्रेस के 2 नेता कह चुके हैं, चूंकि उनके भी अध्यक्ष रहे हैं पहले, उन्होंने भी इस तरह की भर्तियां की हैं। तो अगर कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। और जैसा करण माहरा ने अपनी बातचीत में बताया है कि किन किन लोगों के ओएसडी पीआरओ नातेदार यहाँ पर लगाए गए हैं। एक तरफ पूरा हुजूम युवाओं का बेरोजगार घूम रहा है, एक तरफ यूके SSSC में एसटीएफ और विजिलेंस तमाम जांचें हो रही है, और एक तरफ ये बहुत शांत तरीके से की हुई भर्ती यहाँ पर युवाओं को ठगने का काम किया गया है। और इस भर्ती की जाँच के बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, कांग्रेस इसमें लगातार हमलावर हो रही है। जी, लेकिन ये सवाल उठता है अजित जी कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ, ये राज्य अस्तित्व में आया, क्या प्रक्रिया रही है? अगर पुराने दौर की भी बात करें, क्या ऐसे ही भर्ती होती है?
देखिए स्नेता कोई भी भर्ती, चाहे संविदा पे भी आप भर्ती करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे भी किसी सरकारी पद पर की कॉन्ट्रैक्चुअल भी रखा कोई जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, फाइनेंशियल हैंडबुक के नियम होते हैं, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। अब ये इसमें बहुत सीधे तौर पर बात है, अगर कोई पद है उसको सैंक्शन कराना है, फिर उसकी वित्तीय स्वीकृति लेनी है, फिर उसका विज्ञापन प्रकाशित करना है, उस पर आवेदन आएंगे, आवेदन के बाद पद के हिसाब से रिटन या इंटरव्यू होंगे, उसके बाद चयन। लेकिन ये सारे स्टेप और प्रोसेस जंप हो करके 70 लोग सीधे भर्ती किए जाते हैं, तो इस पर सवाल उठ रहा है। अब जांच की बात सामने आ रही है। देखिए खबर रुद्रपुर से है, जहां गूलर भोज में चल रहे राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता टीमों को पुरस्कार दिए। प्रतियोगिता के 1000 मीटर स्प्रिंट के सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सभी 6 इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रतियोगिता में देश भर की 27 टीमें और 738 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। देखिए हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर दुकान बनाकर किराए पर देकर रकम वसूलने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ मारपीट समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 19 में जो है मनसा देवी मंदिर का मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। और ये जो दुकानों की वाली बात है, दुकान जो है 1940 की बनी है, आज की नहीं बनी है, आज़ादी से पहले की दुकानें बनी है। और जब नगर निगम यहाँ था 1960 में, उनके पास नगर निगम की रसीदें हैं। इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें हमारा क्या दोष है? बस दोष ये है कि वो देखते हैं मनसा देवी मंदिर है और बाबा को फंसाएंगे, बाबा से पैसा लेंगे। देखिए रुड़की और उसके आसपास के इलाकों में सीजनल बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। आलम यह है कि सरकारी अस्पतालों में 90% बेड फुल हो चुके हैं। आपको बताएं कि रुड़की सिविल अस्पताल में 106 बेड हैं, लेकिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के चलते कई मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। 106 बेड हैं टोटल, लेकिन 90 बेड हमारे यहाँ कार्यरत हैं। और इसके अलावा 6 बेड हमारे पास एएनसी के अंदर, 8 बेड ट्रॉमा सेंटर के अंदर हैं। तो वो सब मिला के 106 बेड हो जा रहे हैं। और बीच बीच में तो ये हो गया था, एक बेड पे 2 महिलाओं को लिटाना पड़ रहा था, गर्भवतियों को, क्योंकि गर्भवती की भी काफ़ी डिलीवरीज और ऑपरेशन यहाँ पर। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने साध्वी सजदानंद गिरी को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने साध्वी का विधि विधान के साथ पट्टाभिषेक कराया। इसके बाद दूसरे अखाड़ों से आए संतों की ओर से पट्टाभिषेक चादर उठाई गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।